बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकदमा प्रॉपर्टी का में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान वजाहत ख़ान। नाज़रीन, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज 6 सितंबर है और यौम दिफ़ा है, तो लिहाजा हम अपने प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से जो हमारे शोहदा हैं जिन्होंने अपने आज के लिए, हमारे कल के लिए अपना आज कुर्बान किया है, हम उनको खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। और यकीनन ये उन शोहदा की कुर्बानियाँ हैं, उनकी ये वतन के लिए जो जज्बा है, उन माओं को हम सलाम पेश करते हैं जिन्होंने अपने प्यारे इस धरती माँ पर कुर्बान किए हैं। और यकीनन वो हमारा फ़ख्र हैं और हमारा सरमाया है। उन्हीं की बदौलत जो है हम अमन और राहत के साथ अपनी ज़िंदगी यहाँ पर बसर कर रहे हैं और इस पाकिस्तान के अंदर हम अमन व आश्ती के साथ जो है यहाँ पर रह रहे हैं। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। जिस तरह हर हफ्ते हमारा मकसद ये होता है इस प्रोग्राम के ज़रिए कि जो मसाइल हैं, प्रॉपर्टी से वाबस्ता मसाइल हैं, ये जो सनत है जो किसी भी मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, आखिर ये क्या वजह है, ये सनत इतनी ज़बू हाली का शिकार क्यों है? ये सनत सिर्फ एक सनत नहीं है। ये सनत जब तरक्की करती है तो 60 और 70 के करीब ऐसी सनतें हैं जो डायरेक्ट इससे वाबस्ता हैं। तो इससे ना सिर्फ मुल्क तरक्की करता है, अगर रियल स्टेट का ये शोबा जो है ज़बूहाली का शिकार होगा, यकीनन इसके असरात मुल्क की मईशत पे भी पड़ेंगे और आम आदमी की ज़िंदगी भी इससे मुतासिर होगी। और हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान की आबादी जिस तनासुब से बढ़ रही है, तो बहुत बड़ा एक वैक्यूम है। उतनी तादाद के अंदर घरों की भी ज़रूरत है कि घर जो हैं वो मज़ीद पैदा किए जाएं। लोगों के रहने के लिए एक आशियाना होना चाहिए। और जिस तरह हम बात करते हैं कि हर पाकिस्तानी जब पहली तनख्वाह उसको मिलती है, तब से ये ख्वाब, ये उमंग उसके दिल में जन्म लेती है कि उसका एक अपना आशियाना हो, उसका एक अपना घर हो जहाँ पर वो अपने बीवी बच्चों के साथ अमन व तहफ़्फ़ुज़ के साथ रह सके। लेकिन हमारे पाकिस्तान में अपने घर का हसूल जो है वो एक ख्वाब बन के रह गया गरीब आदमी के लिए। आखिर इसकी वजह क्या है? ये शोबा इतनी ज़बूहाली का शिकार क्यों है? लेकिन एक बात यहाँ पर हम कहना चाहेंगे कि जब से ये गवर्नमेंट आई है तहरीक इंसाफ की, तो इनका मंशूर का बुनियादी हिस्सा ही ये रहा है कि 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी। तो आज हम बात करेंगे कि आखिर ये जो प्लान है किस हद तक इसको एग्जीक्यूट किया गया है और क्या ऐसा अमली तौर पर मुमकिन है कि 50 लाख घर बनाए जाएं। उसके अलावा दूसरा फोकस हमने गवर्नमेंट का देखा कि जो रावी रिवर मंसूबा है, 5000 अरब का ये मंसूबा है। और ये बात तो तय है कि ये गवर्नमेंट के पास इतना पैसा नहीं है, प्राइवेट सेक्टर ही ये इन्वेस्टमेंट करेगा। तो हम इसमें प्रोग्राम में ये भी बात करेंगे, जो इस सनत से वाबस्ता मारूफ नाम है हमारे प्रोग्राम में, उनसे हम ये बात करेंगे किस तरह एक जो फ़ॉरेन इन्वेस्टर है या पाकिस्तान का सरमायाकार है, क्या ऐसे मौके उसके लिए पैदा किए जाएं, ऐसी अट्रैक्शन पैदा की जाए कि उसका जो यकीन है, जो ट्रस्ट है, उसका बिल्ड हो कि वो अपनी रकम, अपनी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर इन्वेस्ट करे, उसको मेक श्योर कर सकें कि उसका जो सरमाया है वो ज़ाया नहीं होगा। लिहाजा इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं, उनका मैं तारुफ करवाता चलूँ। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं इम्तियाज़ रफ़ी भट्ट साहब, चेयरमैन रफ़ी ग्रुप हैं। बहुत बड़ा एक ग्रुप है, पाकिस्तान का एक मारूफ नाम है, अपनी मुनफरिद हैसियत रखता है इस शोबे में। इसके अलावा हसन बख्शी साहब हैं, साबिक चेयरमैन आबाद हैं, अक्सर हमारे प्रोग्राम की जीनत होते हैं और उनकी बड़ी कीमती आरा से हम भी मुस्तफ़ीद होते हैं और आप तक भी पहुँचाते हैं। और आखिर में मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब हैं, चेयरमैन बेग ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले सर इम्तियाज़ रफ़ी भट्ट साहब, सर मैं आपसे आगाज़ करूंगा अपनी गुफ्तगू का। सर क्या समझते हैं आप कि इस सनत का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? मौजूदा हुकूमत की तरजीहात को सामने रखा जाए, मसाइल क्या थे, ये ज़बूहाली का शिकार क्यों नहीं, उस पर तो बात करेंगे। अब सर आप इस सनत का क्या फ्यूचर देख रहे हैं पाकिस्तान में? जी इम्तियाज़ रफ़ी भट्ट साहब। जी, रियल एस्टेट जो है पूरी दुनिया में इम्पॉर्टेंट होती है, पाकिस्तान जैसे मुल्क में और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। हर बंदा, औरत की ख्वाहिश होती है कि मैं अपना घर बनाऊं, और घर बनाने के लिए उनके पास इतने पैसे नहीं होते, बैंक फाइनेंसिंग नहीं होती, बिकॉज़ उसकी बैंक फाइनेंस भी नहीं करते और उसकी इनकम जो है वो शायद जस्टिफाई भी नहीं कर सकते। तो इसके लिए इंस्टॉलमेंट्स पे डेवलपर्स देते हैं। अब बदकिस्मती ये होती है बायर की कि बायर
बेसिकली इनोसेंट होता है और वो गलत कंपनीज़ के साथ बुकिंग करा बैठता है और पैसे देता है, और फिर पिछले हाल में ही आपने देखा, पिछले साल में बेपनाह रियल एस्टेट के लोग जो डेवलपर्स थे वो नैब की इंक्वायरी में थे और नैब की एलिगेशंस उन पे थी। तो ये बेसिक चीज़ है कि ख्वाहिश और करना, इसमें फ़र्क है। और प्रॉपर्टी जो है वो जब ठीक ठाक अपने मोमेंटम में चल रही थी, बट जब पनामा केस आया, नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे तो पनामा केस आया तो सेंटीमेंट्स खड़े हो गए और प्रॉपर्टी गिरने लग पड़ी या बिकती नहीं थी। तो 4 साल हो गए इस चीज़ को, उसमें इलेक्शन भी आ गया, कई चीज़ें आ गई। अब जाके प्रॉपर्टी कोई महीने से लोग इंक्वायरी कर रहे हैं और प्रॉपर्टीज़ ख़रीद रहे हैं, बिकॉज प्रॉपर्टी अंडर वैल्यू हो गई हुई है। रुपया और डॉलर का डिफरेंस देखें, 100 रुपये से डॉलर 160-162 कहाँ पहुँच गया, फिर इन्फ्लेशन कहाँ चले गई, प्रॉपर्टीज़ की कीमतें नहीं बढ़ी, अब जाके बढ़ना शुरू हुई हैं। और इसमें जो सबसे बड़ा एलिमेंट है पाकिस्तान की इकॉनमी का और रियल एस्टेट का, वो है CPEC, चाइना का CPEC एंड वन बेल्ट वन रोड, जिसके लिए चाइना ने $70 बिलियन पाकिस्तान के लिए अलॉट किए, जिसमें से आधे लग चुके हैं आपकी बिजली और रोड्स पे, बाकी लगेंगे। और चाइना इकोनॉमिक जोन्स भी बना रहा है। तो पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक फ्यूचर है इस वक्त मेरी नज़र में शुरू हो गया बेहतरी की तरफ। अब एक चीज़ ज़रूर होगी साथ कि इसको ग्वादर को और CPEC को सेपटाज भी किया जाएगा बाय इंडिया एंड अमेरिका। हमें उसके लिए तैयार होना चाहिए, कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, मगर जिस मोमेंटम से पाकिस्तान और चाइना CPEC बना रहा है, वन बेल्ट वन रोड पे जा रहे हैं, वो मेरा नहीं ख्याल है रुकेगा। कुर्बानियाँ ज़रूर होंगी कुछ पाकिस्तानियों की, बट रुकेगा कोई नहीं। और आपकी जो डेवलपमेंट या इकोनॉमिक लेवल है पाकिस्तान का, वो चेंज होगा। सही। अच्छा मिर्ज़ा इख्तियार साहब, सर आपको खुशामदीद कहूँगा प्रोग्राम में। मिर्ज़ा इख्तियार साहब, आप क्या देख रहे हैं फ्यूचर पाकिस्तान की रियल एस्टेट इंडस्ट्री का, जो कि अब सनद का दर्जा इख्तियार कर चुकी है जब से गवर्नमेंट आई है? आपको क्या लगता है फ्यूचर कैसा होगा पाकिस्तान में, और जो ख़ासतौर पे इन्वेस्टर्स हैं उनका किस तरह से ट्रस्ट डेवलप हो सकता है कि उसका सरमाया जब यहाँ पर लगेगा वो डूबेगा नहीं? देखिए, सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर साहब की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को जो पैकेज आया है और कंस्ट्रक्शन एमनेस्टी का ऐलान हुआ है, जिसमें सोर्स ऑफ फंड दिसंबर 2020 तक नहीं पूछे जाएंगे और 2 सालों में प्रोजेक्ट को कंप्लीशन करना है 2022 के एंड तक, और उसमें टैक्स रिबेट भी है 90% तक। ये वो इंसेंटिव्स हैं जो किसी सनत में इतने टेम्पटिंग लिक्रेटिव नहीं है जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को दिए गए हैं। खास तौर से सरमायाकारी करने वाले से उनके फंड्स का जराया नहीं पूछना, ये एक बहुत अट्रैक्टिव इंसेंटिव्स है। लेकिन उसके साथ साथ जो मॉर्गेज फाइनेंसिंग प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान की है 5%। लेकिन मिर्जा साहब सर माजरत के साथ सर, जिस तरह आपने कहा कि यकीनन बहुत अच्छी काविश है कि 31 दिसंबर 2020 तक वे ऑफ इनकम्स नहीं पूछे जाएंगे और इन्वेस्टमेंट होगी। सर आप नहीं समझते कि देर से जरा चलें, ठीक है देर है दुरुस्त है, अगर यही काम 1-2 साल पहले शुरू कर चुके होते? जी, वो आपके बात सही है, लेकिन ये कंस्ट्रक्शन का पैकेज कोविड की वजह से ज्यादा इस पे जोर पकड़ा, क्योंकि कोरोना वायरस के बाद इंडस्ट्री ठप गई थी। अब बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ रही थी, मुल्क की माशत और GDP ग्रोथ को उठाने के लिए कोई इंसेंटिव्स देना था, और उसके बाद हुकूमत ने ये चीज पॉलिसी जो है इसका ऐलान किया है। लेकिन मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं कि वो जो मॉर्गेज फाइनेंसिंग शुरू कराई है 5 से 7% पे 300 अरब रुपए का एक पोर्टफोलियो मुख्तस किया गया है, वो एक बड़ा खुशाइंद है, क्योंकि इंसेंटिव से मकान तो सस्ते बन के मार्केट में आ जाते हैं, लेकिन आगे बिकने के लिए डिमांड क्रिएट करनी पड़ती है। और ये सुन के आपको खुशी होगी कि अब मॉर्गेज फाइनेंसिंग से डिमांड क्रिएट हुई है, क्योंकि लोग थोड़ी सी रकम इंस्टॉलमेंट पेमेंट करके बैंक की फाइनेंसिंग के जरिए इन मकानात को बुक करा सकते हैं, इन अपार्टमेंट्स को बुक करा सकते हैं।
तो जो सबसे ज्यादा अच्छी चीज हुई है वो ये कंसेशनल फाइनेंसिंग, जिनको मॉर्गेज फाइनेंसिंग कहते हैं, 5 और 7% पे है, वो दी है उन्होंने। और उसमें एक सबसे बड़ा पूरी दुनिया में ये चीज होती है कि लोग 20% 25% दे के मॉर्गेज फाइनेंसिंग करा के जो रेंटल होता है वो किस्तों की शक्ल में बैंक को पे कर देते हैं, और बाद में फिर 15 साल 20 साल के बाद आप मालिक मकान बन जाते हैं। पाकिस्तान में ये नहीं था, पाकिस्तान में पूरी रकम खुद से अदा करनी पड़ती है। लेकिन अब खुशाइन बात यह है कि पाकिस्तान में भी मॉर्गेज फाइनेंसिंग के जरिए पेमेंट करके आदमी मकानात जो है वो बैंक के लोन से ले सकता है, और ये एक बहुत ही अच्छा नई बिगनिंग है, लेकिन एक लंबा सफर है। इसमें पाकिस्तान बहुत पीछे था, लेकिन अब मॉर्गेज फाइनेंसिंग की इंट्रोडक्शन से इंशाल्लाह आप देखेंगे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बूम आएगा। बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है मिर्जा साहब, आप साथ ही रहिएगा। हसन बख्शी साहब, सर आपकी जानिब आऊँगा, आप क्या समझते हैं क्या फ्यूचर होगा इस सनत का मौजूदा हालात को मद्देनज़र रखते हुए, मौजूदा गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं इस सनत से वाबस्ता, क्या आप देख रहे हैं तमाम तर मामलात को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका शुक्रिया बहुत बहुत कि आपने मुझे प्रोग्राम में मदऊ किया। सबसे पहले मैं आज 6 सितंबर के शोधा के लिए खराज तहसीन पेश करूंगा, ना सिर्फ मेरी तरफ से बल्कि बाकी हमारे दोनों साथियों आपकी तरफ से और पूरे पाकिस्तान की तरफ से। अल्लाह ताला पाकिस्तान को इसी तरह कायम और दायम और मजबूत रखे। आमीन। जहाँ तक आपने कहा कंस्ट्रक्शन का जो इंसेंटिव पैकेज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अनाउंस किया है, इसमें कोई शक नहीं कि ये जितनी कंस्ट्रक्शन को प्राइम मिनिस्टर इम्पोर्टेंस दे रहे हैं और जितना टाइम दे रहे हैं, वो पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने नहीं दिया था। हफ्ते में 2 बार मीटिंग होती है, एक थर्सडे। ठीक है हसन बख्शी सर, यहीं से आपकी जो है गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, यहीं से अपने प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन, यहाँ पर हमें ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुखातिब होंगे। एक दफ़ा फिर से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। बात हो रही है कि अब आने वाले दिनों में इस इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या होगा और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या हैं। हसन बख्शी साहब, सर ब्रेक से पहले आपकी गुफ्तगू जारी थी, सर काइंडली उसी को मुकम्मल कीजिएगा, उसके बाद जो है फिर रफ़ी भट्ट साहब के पास में जाऊँगा, अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा सर। जी, मैं ये कह रहा था कि प्राइम मिनिस्टर हर हफ्ते 2 बार मीटिंग करते हैं और प्रोग्रेस मालूम करते हैं। चंद बहुत अच्छे काम इस हुकूमत ने किए हैं। पहले नक्शा पास होने में चाहे वो CDA हो, LDA हो या SBC हो, 2-2 ढाई साल लग जाते थे। अब ये टाइम शॉर्ट करके गवर्नमेंट 1 महीने पे ले आई है। जो NOCs की जरूरत नहीं थी, बेवजह लगाई गई थी, रेड टेपिज्म, वो खत्म कर दी गई है। इसी तरह जो फोरक्लोजर, जो बैंक पैसे नहीं दे रहे थे, फोरक्लोजर लॉ हाई कोर्ट में केस फंसा हुआ था पिछले 2.5 साल से, वहां पर गवर्नमेंट का जीती है गवर्नमेंट। अब वो अपील फाइल हुई है सुप्रीम कोर्ट में, करीब मेरे ख्याल में वहां भी फैसला हो जाएगा। इसी तरह इन्होंने अब बैंकों को इंश्योर किया है कि उनका 5% पोर्टफोलियो ऑफ लोन हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन और डेवलपर्स को भी दिया जाएगा। तो ये तमाम वो चीजें एनेबलिंग है जो पहले कभी नहीं थी। फिक्स टैक्स इंट्रोड्यूस किया है, पहले भी हुकूमत ने एक बार किया था पर वो 1 साल में खत्म कर दिया था। ठीक, कॉम्प्रीहेंसिव पॉलिसी टैक्स की गई है, विथहोल्डिंग टैक्स खत्म कर दिया है। जैसे बताया मेरे भाई ने पहले, बेग साहब ने, कि 111 का एग्जेम्पशन दे दिया है, नॉट ओनली बिल्डर्स डेवलपर्स बल्कि खरीदारों को भी 111 का एग्जेम्पशन दे दिया है। इसी तरह उन्होंने बहुत सारे ऐसा एनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया है कि ना सिर्फ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चलेगी बल्कि मैं समझता हूँ जिससे एलाइड इंडस्ट्री है, जिसमें सीमेंट है, जिसमें स्टील है, जिसमें पाइप्स हैं, ब्लॉक्स हैं और सो मेनी मोर थिंग्स, ये तमाम चीजें चल पड़ेंगी और इससे रोजगार भी मुयसर आएगा लोगों को, रेवेन्यू भी जनरेट होगा और सबसे बड़ी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसकी पाकिस्तान को एक अशद जरूरत है वो भी क्रिएट होगी। क्योंकि देखिए मौजूदा हालात में कोविड के एक ये बात अब तय हो चुकी है कि डोमेस्टिक इकोनॉमी को चलाना लाजमी है और डोमेस्टिक इकोनॉमी में 2 बड़े शोबे हैं,
जिसमें एक तो कंस्ट्रक्शन है और एक एग्रीकल्चर है। मैं समझता हूँ कि अब राइट फोकस है। यकीनन एक्सपोर्ट हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, पर जिस तरह दुनिया के हालात हैं, एक्सपोर्ट उस पर बहुत डिपेंडेंट है, यूरोप पे, अमेरिका पे, मिडिल ईस्ट पे। तो अब जब तक वहाँ के हालात ठीक नहीं होते, और जो जियोपॉलिटिकल हालात हैं पाकिस्तान के और इर्द गिर्द के, इसमें मेरे ख्याल में डोमेस्टिक इकोनॉमी को चलाना जरूरी है। और नॉट ओनली गवर्नमेंट इज वेरी फोकस्ड, पाकिस्तान के दूसरे इंपॉर्टेंट इदारे जो पाकिस्तान को रन करने में अपनी मदद हमेशा फराहम करते रहे हैं, वो भी फोकस्ड है कि ये इंडस्ट्री अब चलनी चाहिए, और इसमें जो भी इम्पेडिमेंट्स हैं वो दूर होंगे इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, लेकिन मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, सर सवाल मेरा यहाँ पर ये है, इससे पहले भी हम देखते हैं गुज़िश्ता हुकूमतों में भी हमने देखा कि गवर्नमेंट्स जो हैं प्लान्स करती थी, मुलाकातें होती थी, लेकिन वही गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन, नतीजा कुछ नहीं निकलता था, प्लान एग्जीक्यूशन में आके जो है रह जाते थे। आप समझते हैं जो स्कीम्स हैं, जो गवर्नमेंट के प्लान्स हैं, ये एग्जीक्यूट भी हो पाएंगे? मेरा ख्याल है इस टाइम गवर्नमेंट ने स्टेक होल्डर्स को साथ दिखाया हुआ है। हर मीटिंग में स्टेक होल्डर्स होते हैं, तमाम सेक्रेटरीज होते हैं, होते हैं। जी हसन बख्शी साहब, सर जरा आपकी तरफ में आऊंगा। ये मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब से क्वेश्चन है मेरा, सर मैं आपकी जानिब आऊंगा सर। और तमाम चीफ सेक्रेटरीज भी होते हैं, तो इस वक्त माहौल बहुत तब्दील है। मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? आपके बाल जो हैं ठीक है, मिर्ज़ा साहब से भी रब्ता करते हैं। अच्छा सर, इम्तियाज़ साहब आप बताइएगा, सर आपको क्या लगता है कि बहुत ज़बरदस्त स्कीम्स हैं, प्लान्स हैं, और अमली तौर पे लग भी रहा है कि हुकूमत जो है वो इंटरेस्टेड है, ख़ासतौर पे प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं, जिस तरह हसन बख्शी साहब ने कहा, हफ्ते में 2 मीटिंग्स जो है वो कॉल करते हैं इस प्रॉपर्टी से मुतल्लिक। आपको क्या लगता है सर, वाकई ही में ये प्लान्स, ये चीज़ें एग्जीक्यूट भी होंगी आगे? देखें जी, बड़े शॉर्ट पीरियड में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पिछली जो गवर्नमेंट्स थी 30-35 साल की, वो एंटी डेवलपमेंट थी, कि वो कहते थे डेवलपमेंट ना हो, इंडस्ट्री लगे या कोई और काम किया जाए। और डेवलपमेंट की इतनी ज़्यादा डिलेज होती थी सैंक्शंस की कि अक्सर लोग बग़ैर सैंक्शन और एनओसी लिए बग़ैर कंस्ट्रक्शन शुरू कर देते थे, जिसको फिर आप इलीगल कहते थे। एक्चुअली वो इलीगल इस तरह का नहीं था, बट क्योंकि सैंक्शन ही नहीं होती वो कर लेते थे। और 30-35 साल रियल एस्टेट को बिल्कुल ना इंडस्ट्री बनाया गया, ना इसको इम्पोर्टेंस दी गई, बल्कि ये सोचा गया कि जो रियल एस्टेट में पैसा कमा रहा है डेवलपर, शायद ये डाके मार रहा है या गलत कर रहा है, ये तस्वर था। इमरान खान साहब के आने के साथ बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा। नंबर 1 कि एक तो इमरान खान फाइनेंशियली करप्ट नहीं है, ना उनका किसी पर्सनल इंटरेस्ट है किसी भी फाइनेंशियल प्रोजेक्ट में, अपना या अपने साथियों का। और वो उन्होंने अपने साथियों को अच्छा खासा डरा के रखा हुआ है कि वो पर्सनल इंटरेस्ट ना लें। तो जब ये हुआ, उसके बाद इमरान खान के पास, जिस तरह अभी हमारे दोस्त फरमा रहे थे कि रियल एस्टेट में कोई 42 इंडस्ट्रीज़, सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज़ चलती हैं और बहुत सारा स्कोप होता है। तो उन्होंने इमरान खान की गवर्नमेंट ने इस वक्त सैंक्शन टाइमिंग शॉर्ट कर दी, चीज़ों को इजी कर दिया, बेपनाह कोशिश कर रहे हैं और मुरादे दे रहे हैं कि चीज़ चले। तो मेरा अपना ज़ाती ख्याल है, पर्सनली ख्याल है, पिछले तो 5 महीने कोविड ले गया, उसके बाद मेरा अपना ख्याल है कि बाय बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर 2021 रियल एस्टेट विल बी बूमिंग, डूइंग वेल, और इसको कॉर्पोरेट स्टाइल से चलेगा, और इसमें ज़्यादा बड़ा हाथ होगा चाइना का, सीपैक और ग्वादर का। तो पहली दफ़ा उम्मीद हुई है कि रियल एस्टेट को एज एन इंडस्ट्री देखा जाएगा और इसकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको एलिमिनेट की जाएंगी, और जो भी शख्स डेवलपमेंट में प्रॉपरली नहीं कर रहा उसके साथ सख्ती होगी, और जो ठीक कर रहा है उससे
ना कोई पैसा पकड़ा जाएगा ना। अच्छा, लेकिन बट साहब सर यहाँ पे मैं आपसे सवाल करूँगा कि सर ये भी एक बड़ी वजह है इस सनत की बदनामी की। मैं समझता हूँ एक बुनियादी वजह ये है क्योंकि अक्सर ऐसे ग्रुप जिनको हम माफियाज कहेंगे वो इस इंडस्ट्री में आए रियल स्टेट के काम में, और जो फ्रॉड्स हुए आपको पता है हज़ारों लोगों की जमा पूंजी जो है वो करप्शन की नज़र हो गई या कब्ज़ा माफिया की नज़र हो गई। तो सर ये जो इसके अंदर जो ऐसे लोग बैठे हैं, तो जो इस सनत से वाबस्ता अफराद हैं उनका भी काम है कि इस मामले में थोड़ा चेक एंड बैलेंस रखें, या कम अज़ कम इस सनत पर जो है ऐसे लोगों की एंट्री कम अज़ कम बंद की जाए। वो जी जब रेगुलेटरी बॉडीज़ प्रॉपर तरीके से रेगुलेट कर रहे होंगे तो उसमें फिर जो इलीगली आना चाहता है या 2 नंबर बंदा है वो एंट्री नहीं ले सकता एक्चुअली। सो रेगुलेटरी बॉडीज़ शुड एक्ट प्रॉपर और रेड टेपिज्म ना करें, चीज़ को जल्दी करें मगर करें ठीक तरह। ठीक है, करें ठीक तरह से। हसन बख्शी साहब सर, व्हाट्स योर ओन टेक इस तमाम तर मामले पर? देखिए, मैं इसमें आपको एक कहूँ कि जो बात अभी इन्होंने कही बिल्कुल सही कही, पर एक डिमांड और सप्लाई का गैप है। जब आप अप्रूवल ही नहीं करेंगे सालों साल, तो देखिए रिक्वायरमेंट तो है, बच्चे पैदा हो रहे हैं, शादियां हो रही हैं, फैमिली बढ़ रही है, वो कहाँ रहेंगे, मजबूरी थी। हैविंग सेड सो, मैं उसको डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि इस्लामाबाद में ICT जिसको कहते हैं, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी गवर्नमेंट लेके आ रही है, और पहले उसमें स्टेक होल्डर से मुशावरत नहीं कर रही थी, तो स्टेक होल्डर अपोज कर रहे थे। अब हमसे उन्होंने मुशावरत की है और बहुत ही आइडियल लॉ बनने जा रहा है। आइडियल लॉ मैं इसलिए कहता हूँ कि वो रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी तमाम रेगुलेटरी अथॉरिटी के ऊपर एक रेगुलेटर होगा। यानी इससे मुराद ये है कि अगर मुझे नक्शा पास करना है, मैं बिल्डर हूँ तो मैं उसके पास जाऊंगा और वो मुझे 1 महीने में तमाम इन अथॉरिटीज से, चाहे वो एनवायरमेंट की अथॉरिटी हो, चाहे बिल्डिंग कंट्रोल की अथॉरिटी हो, चाहे वो वाटर की अथॉरिटी हो, इलेक्ट्रिक की अथॉरिटी हो, सबसे नक्शा पास करवा के विद इन मंथ दे देगी। इसी तरह कि उस लैंड में कोई टाइटल में फर्क नहीं हो। जब वो रेरा में आप रजिस्टर करेंगे तो आपको टाइटल का, इंश्योरेंस का प्रीमियम देना पड़ेगा। इसका मुराद ये है कि अगर 5 साल में कोई क्लेमेंट खड़ा हो जाता है तो आपका प्रोजेक्ट नहीं रुकेगा। अगर वो क्लेमेंट का केस कोर्ट में ये प्रूव होता है कि ये सही था, ये जमीन इसकी थी, तो कोर्ट उसको पेमेंट कर देगा। इसी तरह इसमें पैसे, जो कंस्ट्रक्शन के पैसे हैं, वो एक एस्क्रो अकाउंट में रहेंगे, पर एस्क्रो अकाउंट से मुराद ये नहीं होगी कि गवर्नमेंट का कोई अफसर उस पर साइन करेगा, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट साइन करेगा, कोई इंजीनियर या आर्किटेक्ट साइन करेगा, और वो पैसे कंस्ट्रक्शन बेस्ड रिलीज होंगे। बिल्डर को अपने प्लॉट के पैसे पहले निकालने की इजाजत होगी, अदरवाइज कंस्ट्रक्शन बेस्ड वो पैसे रिलीज होंगे। इसी तरह अगर फर्ज करें मैंने एक प्लॉट बनाया, 5 रेरा में रजिस्टर किया प्रोजेक्ट, और मैं 5 साल का टाइम दिया, मैं नहीं बना सका उसको, मुझे एक एक्सटेंशन और दिया जाएगा 2 साल का। और अगर मैं फिर भी नहीं बना सका तो रेरा के पास इख्तियार होगा कि वो प्रोजेक्ट टेक ओवर करके किसी भी कॉन्ट्रैक्टर, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर से वो प्रोजेक्ट मुकम्मल करा के लोगों को दे दे, और बाकी पैसे ठीक है। सर वक्त कम है, मुझे क्लोजिंग की जानिब बढ़ना है। आप दोनों में बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह हमारी ये दुआ है कि जिस तरह गवर्नमेंट प्लान कर रही है चीज़ें वो उसी तरह एग्जीक्यूट भी हो पाएँ। मुझे दीजिए इजाज़त, अगले हफ्ते फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।